गुड आफ्टरनून बच्चों। इतिहास में हम लोगों ने कल सीखे थे लिखित साधन। ठीक है, हम लोगों ने कल लिखित साधन की पेज नंबर 2 पे जो आकृति दी गई है वो आकृति भी समझा के ली थी। और आज हम लोग देखते हैं मौखिक साधन, है ना। हम लोगों के अभी कौन कौन से इतिहास के साधन हो गए? भौतिक साधन हो गया है और लिखित साधन हो गया है। तो भौतिक साधन में क्या क्या आता है? एक बार फिर से स्मारक, है ना, रनिवास, और क्या क्या आते हैं? मंदिर और लेख, पत्थर, नाणी, है ना, ये सब आते हैं भौतिक साधन में। उसके बाद में लिखित साधन में क्या आते हैं? ग्रंथ, चरित्र, पत्र। उसके बाद में पोथिया, भोजपत्र, ग्रंथ, आदेश पत्र, चरित्र, चित्र, है ना, ये सब आते हैं लिखित साधन में। और उसके बाद में मौखिक साधन में क्या आता है ये अपन आज अभी देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 3 निकालो और निकालो नीचे मौखिक साधन। मौखिक साधन अपन अभी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उसको समझते हैं। ठीक है, मौखिक साधन लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही। ओविया, ओविया मतलब चक्की के गीत, ब्रैकेट में दिया है। ओविया मतलब चक्की के गीत, लोकगीत, पोवाड़े, कहानियाँ, दंत कथाएँ, मिथकीय, उसके बाद में गाथाएँ आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। अब नीचे देखो आकृति दी गई है। ठीक है, मौखिक साधन में क्या क्या आता है इसकी आकृति यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया है मौखिक साधन मतलब क्या। तो मौखिक मतलब जो मुख से बोले जाते हैं उस साधन को मौखिक साधन कहते हैं। तो मुख से क्या क्या बोला जाता है? मुख से हम लोग अपने पुराने जो लोग हैं उनके पास से मौखिक द्वारा हमारे पास में कौन कौन से संस्कार आते हैं, कौन कौन सी बातें मौखिक रूप से हमें पता होती है, उसे कहते हैं मौखिक साधन। तो उसमें क्या आता है? जो पुराने लोग रहते हैं उनके पास से हमारे पास में प्रार्थना आती है, आरतियाँ आती है। हम लोग उसको याद करते हैं क्या? नहीं, तो हम लोग उसको याद नहीं करते। वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास में वैसे के वैसे ही आती है ना। उसके बाद में चक्की के गीत। अभी अपन चक्की के ऊपर आटा पीसते हैं क्या? नहीं, तो अभी अपन चक्की से आटा पीस के लाते हैं, है ना। तो घर में चक्की है क्या? अभी नहीं। चक्की मतलब जातं, जो अपन पहले पुराने ज़माने में औरतें लोग सुबह उठकर चक्की के ऊपर बहुत सारा आटा पीसते थे और वह आटा पीसते पीसते उनको थकान होती थी, और वह थकान न लगने के लिए, करमनुक मनोरंजन होने के लिए वह मुंह से गीत बोलते थे। और वह गीत याद कर के बोलते थे क्या? नहीं, जो मन में आता था दिन भर में वह अपने पूरे जीवन की जो बोलचाल है वह गीत के माध्यम से वो जाते के ऊपर बैठ के पीस के उसी को बोलते थे। तो उसी को कहा जाता था कि चक्की के गीत। तो वह गीत पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब सास गाती है तो सास का देख के बहू गाती है, बहू का देख के उसकी देवरानी गाती है, फिर उसका ऐसे धीरे धीरे करके वह इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में वह ऐसे चलते जाता था। उसी को बोलते थे कि मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को बोला जाता है। पीढ़ी से इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में उस गीत को, उस गाने को बोला जाता था। उसके बाद में हम लोगों ने देखे अभी शादी ब्याह में कैसे बोलते हैं। वो जो संगीत का कार्यक्रम होता है उसमें जो गीत बोले जाते हैं, है ना, वो गीत बोले जाते हैं, वो याद करते हैं क्या? कोई नहीं। ये पीढ़ी से वो पीढ़ी में वह बताए जाते हैं, वो अपने आप याद होते हैं और वो सब लोग बोलते हैं। उसके बाद में क्या बताया है यहाँ पे? लोकगीत, पोवाड़े। लोकगीत मतलब लोकगीतों से अपना व्यवहार, लोगों की जीवनी, लोगों के व्यवहार में क्या क्या है, लोगों का जीवन कैसा है, यह उनकी बोली भाषा कैसी है, यह लोकगीतों से हमें समझ में आता है। और उसके बाद में पोवाड़े। पोवाड़े में क्या होता है? पोवाड़े मतलब क्या होते हैं? शिवाजी महाराज, तानाजी महाराज, इनका जीवन दर्शन अपने को पोवाड़े के माध्यम से समझ में आता है, पता चलता है। तो इतिहास में पोवाड़े, लोकगीत, कहानियाँ, इनको बड़ा ही महत्व है। तो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और तानाजी महाराज, इनके पोवाड़े प्रसिद्ध हैं।
इनके पोवाड़े बहुत प्रसिद्ध है। इनके पोवाड़े में इनके पूरे जीवन का चरित्र बताया जाता है। इनके ऊपर जो गीत बनाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है पोवाड़ा। ठीक है, तो अपन अगर कोई जैसे किले के ऊपर जाते हैं, है ना, तो किले के ऊपर वहाँ पे गाइड मिलते हैं अपने को, है ना, गाइड वो अपने को पोवाड़े का महत्व समझाते हैं। समझ गए? अगर अपन ने विजिट किए कोई किले के ऊपर तो वहाँ पे गाइड मिलते हैं अपने को। वो गाइड अपने को वो पोवाड़े वाले जो गाते रहते हैं ना वहाँ पे, वो पोवाड़े के माध्यम से पूरी शिवाजी महाराज की या तानाजी महाराज की जीवनी वहाँ पे पूरी गाने के अंदर बताते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है पोवाड़े। तो आगे चलते हैं अपन अभी। उपरोक्त तीनों प्रकारों के साधन के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। अब यहाँ पे मौखिक साधन, भौतिक साधन और लिखित साधन, ये तीनों के आधार के ऊपर इतिहास लिखा जाता है। यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाए फिर भी उस विषय से संबंधित अनुसंधान अथवा शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। अगर कोई इतिहास को एक बार लिखा भी जाता है तो उसके बाद में भी उसका शोध कार्य जो है वो हमेशा चलते रहता है। चलते रहता मतलब उसमें नया नया कुछ मिलता है क्या, इसका शोध कार्य हमेशा निरंतर चलते रहता है। इस अनुसंधान अथवा शोध कार्य द्वारा नए साधन, नई जानकारी प्रकाश में आती है। हमेशा नया ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए नया न कुछ उनको प्राप्त होता है। जो इतिहास लिखते हैं उनको हमेशा निरंतर नया ढूंढने के तरीके से कुछ न कुछ नया मिलते ही जाता है। उसके आधार पर इतिहास का पुनः लेखन करना पड़ता है। अगर कुछ नया मिलता है तो फिर से इतिहास में उस नए चीज़ को जोड़ा जाता है और फिर से उसको लिखा जाता है। ठीक है, हमारे दादी जी के समय की हमारे दादाजी के और दादी जी के समय की, माता पिता के समय की और हमारे समय की इतिहास की पुस्तकों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। अब हमारे पुस्तक में और हमारे दादाजी के और दादी जी के, माँ के, अब इन किताबों में अंतर पाया जाता है। इतिहास में अंतर पाया जाता है क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा वो इतिहास अलग होगा और हर 5-5 साल में क्या होता है, अपना कोर्स बदलता है ना। तो अपना कोर्स बदलने के बाद में उसमें नया कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है। नया कुछ ना कुछ ऐड होने के बाद में अपना इतिहास अलग होता है, अपनी किताब अलग होती है और उनकी किताब अलग होती है। 5-5 साल के बाद में अपनी अपनी किताब चेंज होती है। अब देखो, ऐतिहासिक साधनों का संवर्धन करने के उपाय सुझाव, ये आप लोगों को बताया है। संवर्धन मतलब उसकी रक्षा करने के उपाय आप लोगों को लिखना है कॉपी में। ऐतिहासिक साधनों का संवर्धन करने के उपाय आप लोगों को सुझाने हैं। जैसे किले हैं, वो किले अगर गिर रहे हैं, कोई नाणे अपने पास में है तो उसको बराबर आगे वाले पीढ़ी को देना है, तो उसको कैसे संजो के रखोगे, कैसे संभालोगे, तो इसके सुझाव आप लोगों को यहाँ पे बताने हैं, ये हरे वाले डिब्बे में। ठीक है, अब आगे देखो, ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन। इन सभी साधनों का उपयोग में लाने से पूर्व कुछ सावधानी बरतना आवश्यक होता है। उन साधनों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। उसमें मौलिक साधन कौन से है और जाली कौन से है, उसकी खोज करनी पड़ती है। अब ये इतिहास लिखने के बाद में इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है, इसकी भी खोज करनी पड़ती है। तो अपने को करनी पड़ती है क्या? नहीं। तो जो इतिहास लिखते हैं, जो खोज करते रहते हैं, उन लोग पहले सही जांच पड़ताल करने के बाद में ही इतिहास लिखते हैं। ठीक है, अंतर्गत प्रमाणों की पड़ताल कर उन साधनों की श्रेणी निश्चित की जाती है। ये सही है या गलत है, इसको निश्चित किया जाता है। लेखकों का सच झूठ, उसके व्यक्तित्व, स्वार्थपूर्ण संबंध, कालखंड, राजनीतिक दबाव आदि का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। दी गई जानकारी सुनी सुनाई है अथवा उन्होंने स्वयं देखी है, इसका भी महत्व होता है। जो इतिहास अपने को पता है, जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सुनी सुनाई कहानी है कि किसी ने देखी हुई है, किसी ने लिखी हुई है,
इसका भी अध्ययन इतिहास लिखने वाले करते हैं। ठीक है, इसका भी महत्व होता है। लेखन में प्रयुक्त अतिशयोक्तियाँ, प्रतिमाएं, प्रतीक, अलंकार आदि का भी विचार करना पड़ता है। इतिहास लिखना मतलब सिंपल सी बात नहीं है, उसको सही है कि नहीं है ये पहले देखना पड़ता है। निरंतर अनुसंधान यह कार्य इस कार्य में करना पड़ता है। हमेशा शोध चलते रहता है। इसका नई नई बातें इसमें हमेशा जोड़ी जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हमेशा इतिहास जो है वो हमेशा इतिहास में नया नया अपने को पता चलता है। प्राप्त जानकारी एकांगी, विसंगतिपूर्व और अतिशयोक्ति होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, अतः उनका उपयोग सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। इन साधनों का उपयोग सदैव विश्लेषण के पश्चात करने की सावधानी बरतनी चाहिए। इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता को असाधारण महत्व है। इतिहास जब लिखा जाता है तो निष्पक्षता मतलब किसी भी पक्ष का वह इतिहास लिखने वाला लेखक नहीं होना चाहिए, वो तटस्थ रहना चाहिए, मतलब स्थिर रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इतिहास लिखते समय ज़रूरी है। ठीक है, यह आप लोगों को यहाँ पे समझा होगा। अगर जो नहीं समझता है तो बेटा बार बार उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद में आप लोगों को समझेगा। यहाँ पे अपना पाठ ख़त्म होता है। प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को भेजूँगी, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेना।